डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका रीना, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें पढ़ना है कि कैसे हम धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांतों और प्रक्रमों को पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है कि क्या प्रिंसिपल और प्रोसेस होगी एलिमेंट्स को अलग करने की। लेक्चर 3 तक हम इस चैप्टर में लेक्चर्स कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सांद्रण करने के बाद हम अयस्कों का कैसे धातुओं को उनमें से अलग करते हैं। ठीक है, जो आपके सांद्रित अयस्क हैं उसमें से हमने धातुओं को कैसे अलग किया, कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग किया, ये सारे मेथड्स करके हमने धातुओं का निष्कर्षण वहां से किया। उसके बाद हमने इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि जब आप वहां पर अपचयन की अभिक्रिया करवाते हो तो अपचयन की अभिक्रिया करने के लिए एलिंगम डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में पहले हम एलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चन करेंगे, देन हम अपने अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है ना, उसका नाम है अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग करेंगे हम? बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जो हमें आयरन का ऑक्साइड मिला है उसमें से आयरन को कैसे अलग करें, जो क्यूप्रस का ऑक्साइड मिला है उसमें से कॉपर को कैसे अलग करें, जो जिंक का ऑक्साइड मिला है उसमें से हम तो हमें जो आयरन का ऑक्साइड मिला है उसमें से हम आयरन को कैसे अलग करें, कॉपर के ऑक्साइड में से कॉपर को कैसे अलग करें, जिंक के ऑक्साइड में से हम जिंक को कैसे अलग करें। इसी अनुप्रयोग में हम आज इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपका क्वेश्चन हम करेंगे एलिंगम डायग्राम का। क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति सुझाइए जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अपचयन कर सके। स्थिति ऐसी बतानी है जहां पर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का अपचयन कर सके। अब Mg प्लस O2 2MgO देगा। ओके, ये 2 रिएक्शंस हैं हमारे पास। अब हमको बताना है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अपचयन कैसे कर सकेगा। तो देखो, ये दोनों रिएक्शंस हैं। यहां पर हमारा जो एलिंगम डायग्राम है उसमें एक पॉइंट था ए, ठीक है। अगर उस पॉइंट ए के नीचे आपकी स्थिति है तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को अपचयित कर देगा। लेकिन दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए आप देखते हो कि यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसके नीचे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को अपचयित कर देगा। तो वो जो प्रतिध्वनित पॉइंट आपका आता है उसके नीचे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को क्या अपचयित करने की टेंडेंसी रखता है। तो रिएक्शन क्या होगी, Mg प्लस ओके। तो इसको समझने के लिए हम एलिंगम डायग्राम देखते हैं। तो देखिए एलिंगम डायग्राम कैसे होगा। ये पॉइंट है ए, ठीक है। 4/3 Al प्लस O2 आपको दे रहा है 2/3 Al2O3, और Mg प्लस O2 आपको दे रहा है MgO2। तो अगर ये इसके नीचे टेम्परेचर रहेगा तो Mg क्या कर देगा, इस एल्यूमिनियम का यहाँ पर अपचयन कर देगा। लेकिन इस सिस्टम के लिए जो डेल्टा G की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
क्लियर है? तो इस तरीके से अपचयन संभव है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, तो ये था आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम इसी श्रृंखला में। एक और सेकंड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का यहाँ पर गिवन है। ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव होते हुए भी व्यावहारिक रूप से एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मैग्नीशियम धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम एलिंगम डायग्राम देखेंगे, तो अभी मैंने आपको एलिंगम डायग्राम दिखाया, जब हम एलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो एक पॉइंट है P, जिस पर एक पॉइंट है वहां पर A, जिस पर दोनों ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को आके कट कर रही है A पॉइंट। ठीक है, तो क्या होता है, ऊष्मागति के हिसाब से संभव होते हुए भी वहां पर संभव है, क्योंकि मैग्नीशियम देखो डायग्राम में मैंने आपको अभी दिखाया हमेशा एल्यूमिनियम से नीचे है। ये संभव होते हुए भी इसका अपचयन इसके लिए क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है यहाँ पर 0। इसलिए इसका प्रयोग करके एल्यूमिनियम का अपचयन करना संभव नहीं है। क्लियर? तो ये हमें कैसे पता चलेंगी चीजें? ये चीजें हमें एलिंगम डायग्राम से ही क्लियर होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब आज का टॉपिक जो मुझे आपको बताना था दैट इज ऑल अबाउट अनुप्रयोग। ठीक है, अभी हम अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अनुप्रयोग में हम करेंगे क्या? हम आयरन ऑक्साइड में से हम कैसे एक्सट्रैक्शन करें ये हम सीखेंगे। कॉपर ऑक्साइड हो गया या फिर कॉपर पायराइट हो गया, उससे हम निष्कर्षण कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जिंक के ऑक्साइड से निष्कर्षण कैसे होगा ये हम सीखेंगे। तो हमारे आज के 3 मुद्दे किस किस का निष्कर्षण करना है? हम 3 चीजों का निष्कर्षण करेंगे, आयरन का, कॉपर का और जिंक का। अब बच्चों जब हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं ना, तो हम हमेशा उसको एक वात्या भट्टी में करते हैं। उस वात्या भट्टी का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। आयरन के निष्कर्षण के लिए क्या काम में आती है? वात्या भट्टी, जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस में बहुत सारी रिएक्शंस होती है अलग अलग टेम्परेचर पर लोहा जो है उसकी स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, और फाइनली हाई टेम्परेचर पर उस ओर को गर्म करने पे आपको क्या मिलता है? फाइनली आयरन आपको मिलता है। तो देखिए अनुप्रयोग में हम कैसे सबसे पहले लोहे का निष्कर्षण करेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि आप कैसे आयरन से के ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण करोगे, क्यूप्रस के ऑक्साइड से कॉपर का तांबे का निष्कर्षण करोगे, और कैसे जिंक के ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण करोगे। यही बात मैंने आपको बताई कि अनुप्रयोग में हम तीनों को, ऑक्साइड तो हमें मिल गए, कब मिले? पिछली क्लास में जब हमने सांद्रण अयस्कों का क्या किया, हमने उस पर अपचयन की अभिक्रिया करी, जब हमने उनका कैल्सिनेशन रोस्टिंग करा तो हमको क्या मिले थे? ऑक्साइड मिले थे। ऑक्साइड से मुझे क्या चाहिए? धातु चाहिए। इन्हीं धातुओं का मुझे क्या करना पड़ेगा? बाद में शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप्स में हम पूरी मेटलर्जी को पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी स्टेप है, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। ओके, कि जो सांद्रित आपके पास में ओर थे उनको कैसे हमने ऑक्साइड बनाया ये सीखा। अब ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे निकालें। तो पहली प्रोसेस करेंगे आयरन की, जो ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे, सेकंड करेंगे कॉपर की, और थर्ड हम करेंगे जिंक की। तो देखिए हम आयरन के लिए कैसे रिएक्शंस करेंगे। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब
सांद्रण के बाद। ठीक है, सांद्रण के बाद आपको किस फॉर्म में मिला? Fe2O3 Fe3O4, ये आयरन आपको इसके मिश्रण के रूप में मिला। ठीक है, जब आयरन आपको इसके मिश्रण के फॉर्म में मिला तो आपने क्या किया? आपने इसका पानी को हटाने के लिए इसका निस्तापन या फिर भर्जन किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इस आयरन को स्टेप 2 में वात्या भट्टी, जिसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, स्टेप 2 में हम इसको वात्या भट्टी को हम क्या कहते हैं? हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इस ब्लास्ट फर्नेस का आपके पास में एक और चीज नाम होता है जिसको हम बोलते हैं धमन भट्टी, तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है वात्या भट्टी का धमन भट्टी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? यहाँ पर जो आपका ऑक्साइड है वो धातु में अपचयित होता है, तो स्टेप 3 में हमने क्या किया? भट्टी में गरम हवा को निचले पैंदे में प्रवाहित किया। ठीक है, निचले पैंदे में जब आपने इसको प्रवाहित किया तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका लगभग कितना था? 2200 केल्विन तक आपने टेम्परेचर को यहाँ पर पहुंचा दिया। उसके बाद कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक और अधिकतम अतिक्रम है, जिससे इसको कोयले से ऊष्मा प्राप्त होती है। और बच्चों आप देखोगे कि ऊष्मा जो है वो भट्टी के ऊपर वाले भाग की ओर बढ़ती जाती है। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? यहाँ से जो हीट जनरेट हुई, ऊष्मा भट्टी के ऊपर की भाग की ओर बढ़ती जाएगी। क्या बोला मैंने? सांद्रण किया हुआ ओर आपको मिल गया ऑक्साइड के रूप में। अब जब आप आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हो ना, तो आयरन हमेशा आपको दो चीजों का मिक्सचर मिलता है, Fe2O3 का और Fe3O4 का। इन दोनों का मिश्रण आपको ऑक्साइड के रूप में मिल गया। ऑक्साइड के रूप में मिलने के बाद आप इनको सीधा डालते हो ब्लास्ट फर्नेस में, जिसको हम बोलते हैं वात्या भट्टी। वात्या भट्टी को हम धमन भट्टी भी कहते हैं। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है? गर्म हवा को निचले पैंदे में, मतलब जो बॉटम पार्ट है ना ब्लास्ट फर्नेस का, वहां प्रवाहित करना पड़ता है। कितना टेम्परेचर पहुंचा देते हैं हम? कम से कम 2200 केल्विन। तो 2200 केल्विन आप सोच सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर है। जब वो निचले पैंदे में गर्म होता जाता है तो वो गर्म हवा क्या होती है? ऊपर की ओर अपने आप प्रवाहित होती जाती है। तो जब वो हवा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी तो आप देखोगे जो FeO है वो क्या होता जाएगा? FeO आपका अपचित होता जाएगा। तो स्टेप 5 में आप देखोगे कि Fe2O3 और Fe3O4 का जो मिश्रण है वो क्या होगा? FeO में अपचित होता जाएगा। ठीक है, अब वो अपचयित कैसे होगा? डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्शंस आपके पास में ब्लास्ट फर्नेस में होगी। तो देखते हैं रिएक्शंस कैसे होगी। ये आपके पास में है ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम। एक रखेंगे निम्न ताप और एक हम रखेंगे उच्च ताप। ये क्या है? ये है हमारी ब्लास्ट फर्नेस, इसको हम बोलेंगे वात्या भट्टी। दो तरीके से अभिक्रियाएं होगी। पहले बात करेंगे निम्न ताप पर अभिक्रिया। निम्न ताप होता है मतलब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर आपको कितना लेना है।
निम्न ताप पर जब आप इस वात्य भट्टी में अभिक्रिया करोगे तो टेम्परेचर रखना है 500 से 800 केल्विन। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखो आपने क्या किया, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का पूरा डायग्राम है। ठीक है, यहां पर आपने लिया है गलित लोहा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर को देखो, यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है 2170 केल्विन, है ना। दूसरे मार्कर से यूज करके मैं आपको बताती हूँ। केल्विन। ठीक है, हमने बोला था टेम्परेचर हम लेके जाएंगे लगभग 2200 केल्विन तक। ठीक है, यहाँ पर जब आपने इसको गर्म हवा प्रवाहित की, ये हवा ऊपर ऊपर जाके ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स को पहुंचाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर हो गया 1570, यहाँ हो गया 1270, यहाँ हो गया आपका 1070। अब समझना, यहाँ पर आपने जो वायु को प्रभावित किया है ये ऑक्सीजन तथा वायु का क्या है, झोंका है। ओके, अब पहली रिएक्शन में क्या होगा, पहले Fe2O3 आपका Fe3O4 में अपचित होगा और बाद में वो FeO बनाएगा। तो 500 से लेके 800 की रिएक्शन पर Fe2O3 पहले Fe3O4 में अपचित होगा, बाद में FeO बनाएगा। ठीक है, तो देखो पहले में आपकी रिएक्शन कैसे होगी, कम टेम्परेचर पर पहले हमने लिया Fe2O3, इसमें क्या डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को डालेंगे या फिर कार्बन को डालेंगे हम रिडक्शन करने के लिए। जब आपने Fe2O3 में CO डाला तो इसने बनाया Fe3O4 प्लस CO2। ये हो गई टेम्परेचर पर रिएक्शन। ये कौन से टेम्परेचर पर हुई है, ये निम्न ताप पे रिएक्शन हुई है 500 से 800 के केल्विन पर। ठीक है, अब यहाँ जो Fe3O4 बना है इसमें क्या डाल दो, CO डाल दो। तो CO डालोगे तो ये देगा आपको FeO और CO2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इस FeO में अगर आप CO डालते हो तो आपको मिल जाएगा Fe प्लस CO2। ये हो गई आपकी तीसरी रिएक्शन। तो 3 रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे की। ठीक है, 3 चीजें हमने यहाँ पर ली। सबसे पहले हमने निम्न ताप पर, जब हम 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, पहले Fe2O3 को Fe3O4 में कन्वर्ट किया। क्या करा, उसका रिडक्शन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में। CO क्या होता है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को डाला तो यहाँ पर Fe3O4 बना। Fe3O4 में फिर से CO डाला तो FeO बना। FeO में आपने CO डाला तो Fe और CO2 आपको मिल गया। तो 3 बार आपने रिडक्शन की स्टेप की। अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया है, चूना पत्थर, चूने का पत्थर। ये लिखा हुआ है CaCO3 जो आपको CaO प्लस CO2 दे रहा है। अब बच्चों ये जो चूने वाला आपका पत्थर होता है ना, ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी टेंडेंसी है कि ये भी अपघटित हो जाता है। तो इसके अपघटित होने की वजह से जितने भी आपके सिलिकेट या अयस्क में अशुद्धियां होती है ना, वो धातु मल के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो जब आप ये CaCO3 यूज करते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये अपघटित हो जाता है और जितनी भी अशुद्धियां होगी ये आपकी धातु मल के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाएगी और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, गलित लोहा मिल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए, तो ये तो थी आपकी निम्न ताप पर क्या क्या अभिक्रियाएं हुई। अब सेकंड स्टेप में हम क्या समझेंगे, देखिएगा। निम्न ताप के बाद आएगा आपका उच्च ताप। तो ये थी आपकी निम्न ताप पर अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे कि निम्न ताप पर हमने क्या क्या अभिक्रियाएं की। तो सबसे पहली अभिक्रिया हमने कौन सी की निम्न ताप पर, हमने सबसे पहले Fe2O3 को CO में ऐड करके Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया।
इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ बैलेंस करने के लिए मुझे इसको 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये बैलेंसिंग पार्ट पूरा होगा। दूसरी अभिक्रिया में क्या किया, ये जो आपको Fe3O4 मिला, इसमें आपने CO को डाला तो ये मिल गया आपको Fe प्लस CO2। और बच्चों अगर आप Fe3O4 में क्या करोगे, Fe2O3 में Fe2O3 में अगर आप CO को ऐड करते हो इस पे, तो ये आपको देगा Fe3O4 FeO प्लस CO2। हमने मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर चेंज कर दिया नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए, तो ये आपको देगा FeO प्लस CO2। तो ये 3 अभिक्रियाएं ऐसी होगी जो आपके किस तापमान पर होगी, निम्न तापमान पर होगी 500 से 700 केल्विन पे। अब हम बात करते हैं कि उच्च तापमान पर यह अभिक्रिया कैसे होगी। तो देखो वात्या भट्टी में जो उच्च तापमान है वो क्या है, वो है आपका 900 से लेके 1500 केल्विन तक। ठीक है, अब उच्च तापमान पर सबसे पहले आपका C प्लस CO2 ये दोनों मिलके आपको देंगे 2CO, पहली अभिक्रिया। दूसरा, इस FeO और CO को आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा Fe प्लस CO2। डायग्राम में देखिएगा, ये हमारी है वात्या भट्टी, ये वात्या भट्टी। यहाँ पर ये टेम्परेचर आपका 900 से लेके मैं मान के चल रही हूँ 1500 केल्विन, ये आपका उच्च ताप है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये C प्लस CO2 मिलके CO बना रहा है। ठीक है, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस FeO को रिड्यूस करने के काम आ रहा है, जो आपको फाइनली Fe प्लस CO2 दे रहा है। किस टेम्परेचर पर, 900 से लेके 1500 केल्विन टेम्परेचर पर। इतना क्लियर है। तो एक तो हो गया आपका निम्न ताप जो 500 से 800 वाला था, एक हो गया आपका यहाँ पर उच्च ताप। तो उच्च ताप पर आपने क्या देखा, उच्च ताप पर हमारे पास में ये दोनों अभिक्रियाएं होगी। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और दूसरे स्टेप में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस करके Fe में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमने क्या देखा कि अगर मैं ऊष्मागति का सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, तो ऊष्मागति के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं। पहली चीज तो ये हम समझते हैं कि जो कोक है वो ऑक्साइड को क्यों अपचित करती है। आपने देखा ये कार्बन जो है ये किसी भी ऑक्साइड को क्यों अपचित करने का काम कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमने FeO में C को ऐड किया तो ये हमको देता है Fe प्लस CO, और ये दो सामान्य रिएक्शंस का युग्म है, FeO Fe प्लस हाफ O2 और दूसरा C प्लस हाफ O2, ये आपको देता है CO। मैं बोल रही हूँ कि आयरन ऑक्साइड कोक के प्रेजेंस में अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये प्रक्रम क्यों होता है, देखना जरा। ये दोनों प्रक्रम क्यों हुए आपके, आयरन ऑक्साइड में आपने कार्बन को डाल के इसको रिड्यूस करके Fe बना लिया। ये आपका दो रिएक्शंस का एडिशन है। कौन कौन सी, पहली रिएक्शन है आपकी FeO कैसे बना, FeO कैसे बना, Fe प्लस हाफ O2 से। ठीक है, और ये जो CO है ये कहाँ से आया, C प्लस हाफ O2 से। तो ये आ गया आपका CO। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपको क्या मिलेगा, FeO प्लस C gives you Fe प्लस CO, हाफ O2 से हाफ O2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो डेल्टा G0 की वैल्यू है यहाँ पर किसके लिए होगी, FeO और Fe के लिए, और यहाँ पर डेल्टा G0 की वैल्यू किसके लिए होगी, C और CO के लिए। क्लियर। और जब आपको रिएक्शन कोई भी फिजिबल बनानी होती है तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल बोलता है कि डेल्टा G हमारा इस केस में क्या होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शंस होती है। दो टेम्परेचर्स पर रिएक्शन होती है, एक तो उच्च ताप पर, एक निम्न ताप पर। पहले आपका Fe2O3 Fe3O4 बनाता है, फिर Fe3O4 FeO में कन्वर्ट होके आपको फाइनली Fe देता है। और FeO को कौन अपचयित कर रहा है, कोक अपचयित कर रहा है। कोक का मतलब हुआ यहाँ पे कार्बन, कार्बन मतलब C। ठीक है, अपचयित होकर ये क्या दे रहा है आपको, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना क्लियर है बच्चों। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा एलिंगम डायग्राम के वजह से ही संभव है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको मेंशन है,
ये आपका एलिंगम डायग्राम है जो हमने अभी अभिक्रियाएं देखी दोनों तापमान पर, उन दोनों अभिक्रियाओं को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस एलिंगम डायग्राम में बच्चों हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर आपका सब रिएक्शंस के लिए ग्राफ मेंशन है, ठीक है। एलिंगम डायग्राम किस किस के बीच में रिप्रेजेंटेशन बताता है, डेल्टा जीनोस वर्सेस टेम्परेचर गिव्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। सबसे पहले तो आप वो लाइन देखो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। Fe से FeO बनने की प्रक्रिया का ग्राफ ऊपर जा रहा है, CO से CO2 बनने का प्रक्रम ऊपर जा रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रक्रम नीचे आ रहा है। तो ये जो कार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मैं कोक की बात करूं, ये इस कर्व में इससे नीचे है। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि ये जो है ये इसको अपचयित करने की टेंडेंसी रखता है। अब देखो, जब आपने अभिक्रिया देखी, आपने पहली अभिक्रिया क्या देखी कि हमने FeO को Fe और O2 में ब्रेक किया, C प्लस O2 को CO बनाया। इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 341 किलो जूल पर मोल है और इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -4471 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो देखो 341 ये लाइन पे आ रहा है, ओके। 4471 किलो जूल आपका कहां पर आएगा, इस लाइन पर आएगा। तो जब ये लाइन इसके नीचे है, इसका मतलब ये इस रिएक्शन को क्या बनाती है, अपचयित करने के लिए फिजिबल बनाती है। और हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल कब है, जब आपकी डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए नेगेटिव होगी। अब देखो ये FeO को कार्बन अपचयित कर रहा है, इसके लिए डेल्टा जी नोट -106 पर है, ठीक है। और इस FeO में जब मैंने सिर्फ C को डाला तो Fe प्लस CO बना, इसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपकी -53 है। तो एलिंगम डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं कि जब ये लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो किस तापमान पर आपकी क्या अभिक्रिया होती है, ये एलिंगम डायग्राम से ही हम बता सकते हैं। और ये इसको अपचयित करेगा नहीं करेगा, ये भी हम इसी कर्व से समझ सकते हैं। तो जिसकी लाइन कर्व की उसके पर्टिकुलर लाइन से नीचे है तो वो उसको अपचयन करने की क्षमता रखता है। क्लियर? तो ये थी आपकी ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली रिएक्शंस। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो वात्य भट्टी में आपको लोहा प्राप्त हुआ, ठीक है, जो हमें वात्य भट्टी में लोहा प्राप्त हुआ उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। उसमें क्या क्या है, लगभग बच्चों 4% कार्बन होता है और कुछ ट्रेसेस आपके फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन और मैग्नीज, इनकी कुछ कुछ सूक्ष्म मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी चीज होती है कि आपका जो कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा मतलब आपका सॉफ्ट आयरन, उसको है ना हम पिग आयरन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं कच्चे लोहे को, हम पिग आयरन भी कहते हैं। कच्चे लोहे को पिग आयरन कहते हैं और इस पिग आयरन को हम विभिन्न आकृतियों में ढाल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा हम गर्म हवा के झोंके को इसमें पास करके हम इस लोहे को पिघला सकते हैं। जब आप इसको पिघलाओगे तो अशुद्धियां आपको किस रूप में मिलती है, अशुद्धियां आपको धातु मल के रूप में मिलती है। अशुद्धियां किस रूप में मिलेगी, धातुमल के रूप में मिलती है। अब दूसरा हम अपचयन कौन सा करते हैं, इसमें हम बात करते हैं बच्चों पिटवा लोहे की। अब ये पिटवा लोहा क्या है, ये आपका वाणिज्यिक लोहा है, आधार्य घर्तव वर्धव लोहा भी हम इसको कहते हैं, जो सबसे ज्यादा यूजफुलनेस कैरी करता है और हम कहते हैं कि आयरन का अमाउंट इसी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हम बोलते हैं वाणिज्यिक दृष्टि से जो आपका पिटवा लोहा होता है,
इसको हम आर्द्र आघातवर्धक, इस लोहे को हम क्या कहते हैं, पिटवा लोहे को आघातवर्धक लोहा। ये वाला जो आपका लोहा है ना, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा उपयोगी लोहा है। क्लियर। अब बच्चों क्या होता है इसके ऊपर, क्योंकि हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई होती है, तो ये लोहा हमारा सबसे काम में आने वाला लोहा है। और चूने के पत्थर को आपने देखा, हमने गालक के रूप में प्रयोग में लिया। चूने का पत्थर क्या कर रहा है, सारी इम्प्योरिटीज को गला के धातु मल के रूप में आपको दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो Fe2O3 होता है उसमें अगर मैं कार्बन डालूंगी तो मुझे Fe और CO मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके ऊपर अधिकतर हेमेटाइट की परत होती है। इसके ऊपर हेमेटाइट की परत होती है। और हमने CaSiO3 जो बनाया, ये किस रूप में मिलेगा आपको, ये आपको धातु मल के रूप में मिलेगा। ठीक है, चूने का पत्थर हमने जो प्रयोग में लिया है, उसको गर्म करने का मतलब ही यही है कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो उनको गला दे और वो इम्प्योरिटीज हम बाहर निकाल सके। तो ये इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, हम इसका अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। क्लियर। तो ये थी पहला तरीका कि आप आयरन से, आयरन के ऑक्साइड से आयरन को कैसे ऑब्टेन करोगे। दूसरा तरीका है हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड से हम तांबे को, कॉपर का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो बच्चों जब आपको इसका निष्कर्षण करना है तो यहां भी आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के बिना काम नहीं चलेगा। जब आप एलिंगम डायग्राम को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, तभी हम पहचान पाएंगे कि वो उसको रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और हमें कॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे इस आलेख में रेखा लगभग शिखर पर है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम पे देखोगे तो कॉपर के जो ऑक्साइड हैं, कॉपर के जो अयस्क हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कोक के साथ, कार्बन के साथ गरम कर सकते हैं। ये चीज हमें कैसे पता पड़ेगी, जब आप दोबारा से एलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे। अभी मैंने आपको एलिंगम डायग्राम आयरन के केस में बताया था, दोबारा जाके आप कॉपर वाली रिएक्शंस पिछले लेक्चर में आप एनसीईआरटी में डायग्राम को ओपन करके रखो और उसमें ऑब्जर्व करो कि कॉपर और कार्बन आपका कहां पर आ रहा है। तो जो रेखा है उसको कट करती हुई दिखेंगी आपको। तो एलिंगम डायग्राम में आप देखोगे कि कोक कॉपर को भी रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा कि 500 से 600 केल्विन जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, तो दोनों ही रेखा बहुत नीचे हैं और जो अयस्क ऑक्साइड है आपका अपचयित हो सकता है। तो हमने क्या करा, हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड में ये आपका कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो लोहे का कॉपर का हमारा अयस्क है वो कॉपर पायराइड भी होता है, कॉपर ऑक्साइड भी होता है। तो अगर मैंने इस Cu2S में O2 को डाला तो ये मेरे को देगा Cu2 और सल्फर। क्या देगा, Cu2O और सल्फर। अब अगर मैं Cu2O में दोबारा कार्बन डालती हूँ तो मुझे मिलेगा कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड। करना क्या है, कॉपर सल्फाइड, ये क्या है, कॉपर का ओर, हम इसको कॉपर पायराइड्स भी बोलते हैं। इसका क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, कॉपर का ऑक्साइड। एलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करवाइए। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करवाने के बाद आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपको देगा कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड में से हमको कॉपर को ही अलग करना है। इतना क्लियर। चलिए, अब जो आयरन का ऑक्साइड होता है ना, जैसे आपके पास FeO है,
अगर आप उसको SiO2 सिलिकेट के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो ये आपको FeSiO3 देता है। ये FeSiO3 और कुछ नहीं बल्कि ये कहलाता है आपका धातु मल। तो ये आपका सिलिका को मिलाते हो ना आप, SiO2 होती है आपकी सिलिका, मिलाना किसमें है आपको परावर्तनी भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में। तो ये आपको किस रूप में मिल जाती है, धातु मल के रूप में मिल जाती है। अब और क्या अभिक्रिया होती है यहाँ पर ये जो सिलिकेट की सतह है यह हमें कॉपर के ऊपर मिलती है, और कॉपर के ऊपर मिलती है तो हम इसे कॉपर मैट कहते हैं। क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शन हो रही है, FeO प्लस SiO2 आपको FeSiO3 दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड में से सिर्फ आपको कॉपर को अलग करना है। तो आपको उसमें गर्म हवा को प्रवाहित करना पड़ेगा, और जब आप प्रवाहित करोगे तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं यहाँ पे होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी। पहली अभिक्रिया, आयरन सल्फाइड को ऑक्सीडेशन किया तो मिला FeO प्लस SO2। FeO में SiO2 हमने ऐड किया तो मिला FeSiO3। तीसरी अभिक्रिया में हमने कार्बन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला क्यूप्रस ऑक्साइड और SO2। फोर्थ रिएक्शन में हमने क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड को ऐड किया तो यहाँ हमें मिला कॉपर प्लस SO2। इसको बैलेंस करने के लिए ये हो गया आपका 6 कॉपर। तो फाइनली हमें ये कॉपर मिल गया किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये सारी अभिक्रिया होगी और कॉपर आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह जो आपको कॉपर मिला है, ये जो आपको कॉपर मिला है इसके ऊपर फफोले होते हैं। क्या होता है, फफोले होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फफोलेदार तांबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फफोलेदार तांबा। और फफोलेदार तांबा को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लिस्टर्ड कॉपर। क्लियर। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की, FeS की और कॉपर सल्फाइड की रिएक्शंस होती है। एंड में हम कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से करवाते हैं, तब जाके हमको कॉपर मिलता है। लेकिन वो कॉपर किस रूप में मिला, उस कॉपर पे हमें बहुत सारे ब्लिस्टर्स मिले, फफोले मिले, इसलिए इसको फफोलेदार तांबा कहा जाता है। तो अभी मैंने जो आयरन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए रिएक्शंस बताई और कॉपर की बताई, तो रिएक्शंस बच्चों आपको ध्यान रखनी है। आप कैसे सीक्वेंस ध्यान रखोगे कि लोहे के लिए अगर आपको निष्कर्षण करना है तो पहले Fe2O3 को Fe3O4 बनाओ, Fe3O4 को बाद में Fe बनाओ। ठीक है, ये हुई नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसी होगी, उस Fe3O4 में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हो तो आपको मिलेगा FeO प्लस CO। ठीक है, उसके बाद कॉपर की अभिक्रिया में हमें पायराइड्स और ऑक्साइड दोनों का यूज करके क्या बनाना है, ब्लिस्टर्ड कॉपर बनाना है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट है, क्यूप्रस ऑक्साइड से आपको कॉपर भी मिल गया। अब नेक्स्ट है कि हम जिंक ऑक्साइड से जिंक को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सभी अभिक्रियाएं जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी उसी वर्धनी भट्टी में हो रही हैं, उसी ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से क्या चाहिए आपको, जिंक चाहिए। अब अगर मुझे जिंक ऑक्साइड से जिंक चाहिए तो इसका अपचयन आप कोक द्वारा करते हो। इसमें कॉपर की स्थिति से अपेक्षा आपको क्या रखना पड़ता है, अधिक तापमान रखना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, कोक को ईंटों और भट्टियों के रूप में वहां पर ब्लास्ट फर्नेस में पुट कर देते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि इसको हम
कोक होती है आपकी कार्बन द्वारा अपचयित कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है, इसमें तापमान कॉपर से ज्यादा रखना होता है। कैसा तापमान रखते हैं? कॉपर से ज्यादा। जब आप इसमें कॉपर से अधिक तापमान रखते हो ना, तो कोक तथा मृदा की छोटी छोटी ईंटें आपकी बनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, कोक को छोटी छोटी ईंटों या मृदा के रूप में रखते हैं। क्लियर? अब देखो क्या करोगे। जिंक के लिए सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। कितना टेम्परेचर लूं मैं? 1673 केल्विन टेम्परेचर हमको चाहिए होता है लगभग। तो रिएक्शन कैसे होती है? जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है। क्या मिलाना है? कोक को मिलाना है। कितने टेम्परेचर पर? 1673 केल्विन पर, और आपको मिल जाएगा Zn+CO। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहां से जिंक को ऑब्टेन कर सकते हो। और हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको ऑब्टेन होती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस से बहुत ही हीटेड फॉर्म में निकली है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, तीव्र शीतलन करके इसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर? तो ब्लास्ट फर्नेस में मैं आपको बता देती हूँ एक बार डायग्राम के थ्रू कि हमने कॉपर का और जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे किया। ये थी बच्चों आपकी ब्लास्ट फर्नेस। आपने आयरन को सेपरेट करने का तो तरीका देख लिया। बीच में हमने फिर क्या किया, इसी ब्लास्ट फर्नेस में हमको कॉपर और जिंक को भी अलग करना है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर ये कच्चा लोहा मिला, ठीक है। कच्चा लोहा जो मैं बता रही थी आपको, पिग आयरन, ये भी आपका काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसी ब्लास्ट फर्नेस को अगर आपको जिंक और कॉपर के लिए करना है तो टेम्परेचर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, ईंटों के रूप में, ठीक है, ईंटों के रूप में हम यहाँ पर किसको रखते हैं, कोक को रखते हैं। वो कोक जिंक का रिडक्शन करती है, जिंक ऑक्साइड का, और हमें जिंक प्राप्त होता है। दूसरी चीज, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर इस अयस्क चूने के पत्थर का प्रयोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो चूना है ना, ये आपका जो अशुद्धियां होती है, ये चूने वाला पत्थर उन अशुद्धियों को पिघलाकर आपको क्या दे देता है, धातु मल देता है। तो धातु मल देने से जितनी भी इंप्योरिटीज इसके अंदर होती है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड से आयरन अलग होता है, कॉपर ऑक्साइड से आपका कॉपर अलग होता है। और हम बोलते हैं कि जिंक के ऑक्साइड से हमने क्या किया, जिंक को अलग किया। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर जो था वो ये था कि सेकंड स्टेप में जो हमने ऑक्साइड बनाए उनसे हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया। तो ये पूरी प्रोसेस हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं आयरन, कॉपर और जिंक को अलग करने के लिए। और इनके अपचयन में हम या तो कोक का प्रयोग करेंगे या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे विथ अनदर न्यू टॉपिक्स। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।